समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी शायद ही पहुंचती हो, वहां इंसान की बनाई कुछ सबसे कह सकते हैं जटिल मशीनें तैरती हैं, पनडुब्बियां। ये किसी अजूबे से कम तो नहीं लगती? बिल्कुल, एकदम खामोशी से। आज हम इन्हीं पनडुब्बियों की दुनिया में एक तरह से गोता लगा रहे हैं। मतलब ये सवाल तो मन में आता ही है कि लोहे का इतना भारी जहाज ये पानी पर तैरता कैसे है? हाँ, और फिर अचानक गायब गहराइयों में ये होता कैसे है? सही सवाल है। हमारी आज की ये जो गहन पड़ताल है, ये पनडुब्बी रहस्य और तकनीक का चमत्कार लेख पर आधारित है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस अविश्वसनीय तकनीक के पीछे का विज्ञान समझें, परत दर परत। हाँ, इसकी इंजीनियरिंग को समझना दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले ये तैरने और डूबने का खेल, ये चलता कैसे है? मतलब बॉयंसी तो है, उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं। हाँ, बॉयंसी तो है ही। लेकिन पनडुब्बियों के पास इसे कंट्रोल करने का कोई खास तरीका है ना? बिल्कुल, इसका राज है वो बड़े-बड़े टैंक, जिन्हें बैलिस्ट टैंक कहते हैं। बैलिस्ट टैंक, अच्छा। हाँ, जब पनडुब्बी को ऊपर आना है सतह पर, तो इन टैंकों में मतलब शक्तिशाली कंप्रेसर से हवा भर देते हैं। हवा भरते हैं। हाँ, हवा पानी को बाहर धकेल देती है, पनडुब्बी हल्की हो जाती है और बस ऊपर। अच्छा, और जब नीचे जाना हो तो? इसका ठीक उल्टा। हाँ बिल्कुल। वॉल्व खोल दिए, समंदर का पानी तेजी से अंदर टैंकों में भर गया। तो वजन बढ़ गया? वजन बढ़ गया और वो नीचे जाने लगती है। लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे नहीं। हाँ, पानी कितना भरना है, कितना निकालना है, इसे बहुत मतलब सटीकता से कंट्रोल करके। अच्छा। हाँ। किसी भी गहराई पर पनडुब्बी को एकदम स्थिर रखा जा सकता है। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। कमाल तो है। अच्छा, पानी के नीचे पहुंच गए, हाँ। फिर दिशा कैसे बदलेंगे? दाएं बाएं आगे पीछे? उसके लिए बाहर लगे होते हैं रडर और डाइविंग प्लेन्स। रडर तो जैसे आम जहाज में होते हैं। दाएं और बाएं मोड़ने के लिए। हाँ। हाँ, और डाइविंग प्लेन्स होते हैं पंखों जैसे, आगे और पीछे। उनका एंगल बदलकर पनडुब्बी को पानी में ऊपर या नीचे की तरफ झुकाते हैं। पिचिंग कहते हैं इसे। अच्छा, पिचिंग। हाँ, और ये सब कंट्रोल रूम से होता है, बहुत बारीकी से। अब आते हैं पनडुब्बी के दिल पर, यानी उसका इंजन जो उसे चलाता है। सुना है इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। हाँ हाँ, मुख्य रूप से दो तरह की प्रणालियां। एक तो है पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक। डीजल इलेक्ट्रिक। हाँ, जब पनडुब्बी सतह पर है या स्नोरकल गहराई पर, मतलब जहां से हवा के लिए पाइप बाहर निकाल सके, अच्छा, हाँ। तब डीजल इंजन चलते हैं। वो पनडुब्बी को भी चलाते हैं और बड़ी बड़ी बैटरियों को चार्ज भी करते हैं। और पानी के एकदम अंदर जब स्नोकल भी ना हो? तब डीजल इंजन बंद, क्योंकि हवा तो मिलेगी नहीं। सही बात है। तब पनडुब्बी चलती है पूरी तरह बैटरी पर, इलेक्ट्रिक मोटर से। ये बहुत शांत होती हैं, चुपचाप, दुश्मन को पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, बैटरी की एक सीमा है। और दूसरी प्रणाली जो आजकल ज्यादा सुनने में आती है, वो है न्यूक्लियर प्रोपल्शन, परमाणु शक्ति। इन पनडुब्बियों में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बी के अंदर? हाँ, वो रिएक्टर भाप बनाता है, भाप से टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है, और उसी बिजली से पनडुब्बी चलती है। इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा असीमित रेंज और ताकत। न्यूक्लियर पनडुब्बियां महीनों, सच कहूं तो सालों तक पानी के नीचे रह सकती हैं बिना सतह पर आए। सालों तक? हाँ, उन्हें ईंधन भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती लगभग। ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वाकई कमाल है। लेकिन एक सवाल और, पानी के नीचे तो बिल्कुल अंधेरा होता है, घना अंधेरा। वहां पनडुब्बी देखती कैसे है, रास्ता कैसे ढूंढती है? खतरे? अच्छा सवाल है। उसके लिए उनकी आंखें और कान हैं सोनार। सोनार सुना है नाम? हाँ, इसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आवाज की तरंगों का इस्तेमाल करती है। आवाज? हाँ, पनडुब्बी पानी में आवाज की तेज तरंगे भेजती है। ये तरंगे जब किसी चीज से टकराती हैं, कोई दूसरी पनडुब्बी, जहाज, चट्टान, कुछ भी, तो वापस आती हैं। बिल्कुल, टकराकर वापस आती हैं। और पनडुब्बी पर लगे खास माइक्रोफोन, मतलब हाइड्रोफोन, उन्हें पकड़ लेते हैं। और फिर कंप्यूटर है ना, वो इन वापस आई तरंगों का विश्लेषण करता है, बताता है कि वो चीज कितनी दूर है, उसका आकार कैसा है, किस दिशा में है। अच्छा। सोनार भी दो तरह का होता है, एक्टिव जिसमें खुद आवाज भेजो, पैसिव जिसमें चुपचाप दूसरों की आवाज सुनो, जहाजों की, पनडुब्बियों की, ताकि अपनी लोकेशन पता ना चले।
समझ गई, मतलब अंधेरे में देखने सुनने का यही तरीका है। हाँ, पानी के नीचे नेविगेट करने और जानकारी जुटाने का सबसे अहम जरिया यही है। और सतह पर देखने के लिए वो पेरिस्कोप, वो तो फिल्मों में देखा है। हाँ, पेरिस्कोप। जब पनडुब्बी सतह के नजदीक हो तो उसे ऊपर निकालकर चारों ओर देख सकते हैं। आजकल के पेरिस्कोप में कैमराज, सेंसर सब लगे होते हैं। ये तो हुई तकनीक की बातें, लेकिन सोचकर ही अजीब लगता है, उस लोहे के डिब्बे में महीनों बंद रहना, अंदर की जिंदगी, वो भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पनडुब्बी के अंदर की जिंदगी वो बेहद कठिन है। जगह की बहुत कमी, हर इंच कीमती। क्रू वाले महीनों सूरज की रोशनी नहीं देखते, ताज़ी हवा वो तो मिलती ही नहीं। जिंदगी पूरी तरह मशीनों पर निर्भर है। वही मशीनें ऑक्सीजन बनाती हैं, हाँ। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हटाती हैं, पानी साफ करती हैं। ऊपर से लगातार मशीनों का शोर और बाहरी दुनिया से एकदम कट जाना, ये मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला होता है। फिर भी हमारे नौसैनिक की मुश्किल काम करते हैं। हाँ, और ये उनके प्रशिक्षण, उनके अनुशासन और देश सेवा की भावना को दिखाता है। सोचिए, इतने कम संसाधनों में बाहरी दुनिया से कटे हुए इतने जटिल माहौल में काम करना, ये असाधारण है। उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्यपरायणता, वही हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पनडुब्बी का तैरना और डूबना बॉयंसी और उन बैलास्ट टैंक के कुशल नियंत्रण पर है। बिल्कुल। चलाने के लिए डीजल इलेक्ट्रिक या फिर न्यूक्लियर इंजन। अंधेरे समंदर में सोनार उसकी आंखें और कान हैं। सही। और जरूरत पड़ने पर पेरिस्कोप से बाहर झांक लेती है। ये सिर्फ लोहा, तारे और मशीनें नहीं है, ये इंसानी दिमाग, इंजीनियरिंग और साहस का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल सही कहा आपने। पनडुब्बी सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो समंदर की गहराइयों में हमारे देश की अदृश्य आंखें और कान हैं। एक मूक प्रहरी। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया है कि इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी खोज के लिए पानी की इन गहराइयों में कैसी अद्भुत, मतलब लगभग अविश्वसनीय दुनिया बना ली है। हाँ, ये बात तो है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल है और चुपचाप अपना इतना जरूरी काम करती रहती है। इस छिपी हुई इंजीनियरिंग और इंसानी जज्बे के बारे में सोचना, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है, नहीं?